अस्सलाम वालेकुम। एफएससी पार्ट 1 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम हमने स्टार्ट किया हुआ है। इसका जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। तो स्केलर और डॉट प्रोडक्ट को पढ़ाने से पहले मैं आपको वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन के हवाले से कुछ बताना चाहूंगा। तो आइए देखते हैं। यहां पे एक वेक्टर मैंने ए लिया, इसको जब 2 टाइम्स किया तो मेरे पास 2a बन गया। इसी तरह से इसको मैंने 3 टाइम्स किया तो ये मेरे पास 3a बन गया। यानी हम यहां पे एक स्केलर नंबर, एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इससे हम मल्टीप्लाई वेक्टर को कर रहे हैं तो उतना वेक्टर बढ़ता जा रहा है। यानी कहने का मतलब यह है कि जब हम एक स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमारे पास क्या आता है? रिजल्ट हमारे पास वेक्टर आता है। आप देखिएगा यहां पे जरा, ये मेरे पास एक वेक्टर है, इसको मैं अगर 2 टाइम्स करूंगा तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा? आप देखिएगा जरा, ये इतना हो जाता है। यानी स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है? वेक्टर आ रहा है। अब यहां पे हम देखते हैं कि क्या एक वेक्टर को हम वेक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? वेक्टर मल्टीप्लाई वेक्टर। तो पहला क्वेश्चन ये है आपसे कि क्या वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो इसका आंसर है कि यस, हम वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास रिजल्ट्स क्या आ सकते हैं? अगर एक वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2 तरह के रिजल्ट आते हैं। एक हमारे पास आ जाता है स्केलर और दूसरा हमारे पास क्या आ जाता है? वेक्टर आ जाता है। अब स्केलर क्या है? स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, यानी जब वेक्टर्स को हम वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो स्केलर रिजल्ट हमारे पास कब आएगा और वेक्टर रिजल्ट कब आएगा? यानी अगर वेक्टर्स के दरमियान, इन वेक्टर्स के दरमियान 2 वेक्टर जो हमने लेने हैं उनके दरमियान अगर हम डॉट लगाएंगे तो हमारे पास वो बनेगा स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगा। इसी तरह से अगर वेक्टर्स के दरमियान हम क्रॉस लगाएंगे तो हमारे पास वो क्या बन जाएगा? वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट बन जाएगा। यानी वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 2 तरह का प्रोडक्ट आ रहा है। एक आ रहा है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट और दूसरा आ रहा है वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसको डॉट प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, इसको क्रॉस प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, इसके बारे में भी आपको बताते हैं। तो यहां पे देखिएगा जो हमारा टॉपिक आज है वह है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। तो स्टार्ट कर लेते हैं टॉपिक को। तो सबसे पहले मैं इसको डिफाइन करूंगा कि बेसिकली स्केलर और डॉट प्रोडक्ट होता क्या है, तो देन इसकी एक्सप्लेनेशन पे हम चलेंगे। इफ द प्रोडक्ट ऑफ two vector and resulting quantity is scalar, then product is called स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट यानी अगर हम 2 वेक्टर जो हैं उनके दरमियान डॉट लगाते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो स्केलर आता है, तो इसको बोलते हैं स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। अब देखिएगा कि हमारे पास एक वेक्टर यहां पे a है और दूसरा वेक्टर हमारे पास यहां पे b है। अब वेक्टर a की जो मैग्नीट्यूड है वो a है और वेक्टर b की मैग्नीट्यूड b है और cos ऑफ थीटा जो है वो इनके दरमियान एंगल है। यहां पे थीटा इज द एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर, कि थीटा a वेक्टर और b वेक्टर के दरमियान क्या है? एंगल है। अब यहां पे मैंने cos थीटा क्यों लगाया है?
इस क्वेश्चन का आंसर आपको आगे चल के देता हूं, क्योंकि आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के लिहाज से भी और लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी ये इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए वीडियो के एंड तक क्लास में देखिएगा। तो मैं बात ये कर रहा था कि हम यहां पे थीटा जो लगा रहे हैं वो कौन सा एंगल है। आपके माइंड में आएगा कि हमने जो इससे पहले टॉपिक वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पढ़ा था, तो उसमें मैंने थीटा बताया था कि थीटा क्या होगा। वहां पे मैंने बताया था कि थीटा जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल बनता था इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेकिन यहां पे थीटा वो नहीं है, ये थीटा क्या है? ये थीटा वो है जो दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल बन रहा है। यानी अगर आप देखें यहां पे मेरे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है और दूसरे वेक्टर को मैं नाम देता हूं बी वेक्टर है। अब मैं क्या करूंगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी की जो टेल्स हैं इनको आपस में कंसाइड कर देता हूं इस तरह से। जब वेक्टर ए और बी को मैंने कंसाइड कर दिया इनकी टेल्स को, तो हमारे पास ये वाला जो एंगल बन रहा है इसको हम बोलते हैं थीटा। और थीटा यहां पे जो एंगल हम ले रहे हैं इसकी दो पॉसिबल कंडीशन है, लेकिन हम थीटा ही क्यों यूज कर रहे हैं? दो पॉसिबल कंडीशन कौन सी हो सकती हैं? कि दो पॉसिबल कंडीशन इस तरह से हो सकती हैं, जरा देखिएगा, मैं फिगर बना के इसको आपको दिखाता हूं। ये मेरे पास है वेक्टर ए और इस तरह से ये मेरे पास है वेक्टर बी। अब इसके दरमियान जो एंगल बन रहा है, इनकी टेल्स के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो थीटा है। और यहां पे ये अगर इसको रोटेशन करें तो हमारे पास एंगल 360 डिग्री भी बन रहा है। तो मैं 360 माइनस थीटा क्यों नहीं लिख रहा, मैं थीटा ही क्यों यहां पे यूज कर रहा हूं? तो थीटा हम इसलिए यूज कर रहे हैं बिकॉज हमने इनके दरमियान स्मॉलर एंगल लेना होता है। थीटा क्या लेना होता है? हमने स्मॉलर एंगल लेना होता है। और वो थीटा क्या हो सकता है? वो थीटा ग्रेटर इक्वल 0 और लेस देन इक्वल 180 डिग्री होगा। और थीटा स्मॉल लेने की वजह भी है, इसका भी आंसर आपको वीडियो में आगे चल के मैं देता हूं कि थीटा हमने स्मॉल एंगल लेने की रीजन क्या है। अब देखिएगा यहां पे मैंने a डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b और कॉस ऑफ थीटा जो हमने लिया हुआ है ये हमारे पास क्या है? एंगल है बिटवीन द वेक्टर a एंड b। और कॉस थीटा यहां पे क्यों यूज किया है इसका बताता हूं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं आपको कि जो हमने लिखा है कि थीटा इज द एंगल बिटवीन a एंड b, इसको जरा एक और तरीके से जरा आपको बताता हूं। वेक्टर a एंड वेक्टर b इज इक्वल टू a इंटू b कॉस ऑफ थीटा। आपके माइंड में आएगा कि यहां पे ये a वेक्टर की मैग्नीट्यूड थी, ये b वेक्टर की मैग्नीट्यूड थी और ये कोसाइन ऑफ एंगल थीटा था। आप देख सकते हैं ये भी स्केलर, ये भी स्केलर स्केलर। तो हमारे पास दो डॉट प्रोडक्ट हमने वेक्टर का लिया, रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है? रिजल्ट हमारे पास स्केलर आ रहा है। तो बेसिकली b cos थीटा क्या है? तो इस रिजल्ट को अगर आप ऐसे पढ़ें कि a b cos ऑफ थीटा, तो ये ज्यादा बेस्ट रहेगा। b cos थीटा क्या है? अफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी, या इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, या इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं horizontal component of vector b in the direction of vector a, या इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं component ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए। इन्हीं चार तरीकों से इसको हम रीड कर सकते हैं। बी cos थीटा अफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ बी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए,
बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये भी। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए। यानी 4 मेथड हैं इसको रीड करने के, और आप इसको इस लिहाज से याद कर सकते हैं। अब देखिएगा यहां पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा हमारे पास आ गई। तो मैंने बी कॉस ऑफ थीटा को इस तरह से करके ब्रैकेट के अंदर क्यों लिखा हुआ है, तो इसको देखिएगा जरा कि हमारे पास एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर मेरे पास बी है। तो मैं बी कॉस ऑफ थीटा बेसिकली क्या है, ये प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए है। क्योंकि जब मैंने लिखा था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी along the डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, यानी हम यहां से प्रोजेक्शन ड्रा करते हैं। तो जब हम यहां से प्रोजेक्शन ड्रा करते हैं तो इसमें हम इस वेक्टर बी को इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं। यहां पे इसके 2 कंपोनेंट आएंगे, एक बी कॉस ऑफ थीटा और दूसरा कंपोनेंट हमारे पास आएगा बी साइन ऑफ थीटा। अब हमने क्या करना है, हमने वेक्टर ए जो है इसकी सारी मैग्नीट्यूड लेनी है, लेकिन जो वेक्टर बी है उसका वो पार्ट लेना है जो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए है। क्योंकि वेक्टर बी के 2 पार्ट्स हैं, एक बी कॉस ऑफ थीटा है, दूसरा बी साइन ऑफ थीटा। तो हमारे काम में कौन सी चीज आ रही है, हमारे काम में अफेक्टिव कंपोनेंट जो आ रहा है वो बी कॉस ऑफ थीटा है, जो कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए है। इसलिए हम बी वेक्टर का वो कंपोनेंट या बी वेक्टर का वो पार्ट जो वेक्टर ए के डायरेक्शन में है उसको हमने लेना है। तो इसलिए हम यहां पे लिख रहे हैं ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए, या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ बी, या एक्स कंपोनेंट बी ऑफ बी आप बोल सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी भी आप इसको बोल सकते हैं। यानी वेक्टर बी का हमने कौन सा पार्ट लिया, हमने वेक्टर बी का वो पार्ट लिया है जो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो हम लगा रहे हैं यहां पे कॉस ऑफ थीटा लगाने का मकसद ये है कि हम उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले रहे हैं, हम उसका अफेक्टिव वैल्यू ले रहे हैं। तो हमारे पास जो उसकी अफेक्टिव वैल्यू आती है वही हमारे लिए काम में आ रही है। आप इसको साइंटिस्टों ने इसको कैसे सोचा था, आप देखिएगा जरा कि अगर मेरे पास ये एक स्पैनर है, तो मेरे पास जो एक रेंच है इस पे अगर मैं एक फोर्स अप्लाई करूं, मैं इस पे एफ फोर्स अप्लाई करता हूं, इस फोर्स को मैं इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली कंपोनेंट में रिजॉल्व करता हूं। अब इसका एक कंपोनेंट क्या आ जाएगा, एफ कॉस ऑफ थीटा, या एफ ऑफ एक्स भी हम बोल सकते हैं इसको, और दूसरा हमारे पास आ रहा है एफ साइन ऑफ थीटा। यानी इसके 2 कंपोनेंट आ गए। अब मुझे बताएं आप कि क्या रेंच जो है इसको इस तरह से मूव करवा के मैं कोई नट जो है उसको ओपन कर सकता हूं, मतलब खोल सकता हूं? नहीं खोल पाऊंगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस पे फोर्स लगानी पड़ेगी, और फोर्स कैसे लग रही है, वर्टिकल लग रही है। तो इसलिए जब आपने टॉर्क पढ़ा है आर क्रॉस एफ, तो वो किसके बराबर होता है, आर एफ साइन ऑफ थीटा, जो कि इसकी मैग्नीट्यूड आती है हमारे पास। तो हम यहां पे साइन थीटा यूज कर रहे हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा इसलिए यूज करते हैं बिकॉज हमारे पास साइन थीटा वाला कंपोनेंट जो है वो अफेक्टिव है, लेकिन जो हम डॉट प्रोडक्ट है इसमें कॉस थीटा यूज करते हैं बिकॉज हमारे लिए जो अफेक्टिव कंपोनेंट है वो बी कॉस ऑफ थीटा है। हमारे पास साइन थीटा वाला कंपोनेंट वो अफेक्टिव नहीं है, तो हमारे पास बी कॉस ऑफ थीटा जो है, बी कॉस ऑफ थीटा वाला कंपोनेंट हमारे लिए अफेक्टिव है, तो इसलिए हम इसको यूज करते हैं। तो यही वजह है कि डॉट प्रोडक्ट के अंदर हम कॉस ऑफ थीटा यूज करते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट में हम साइन ऑफ थीटा यूज करते हैं। ये टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको डिटेल में इंशाल्लाह समझाएंगे।
तो अभी मैंने आपको यह बात बताई है कि हम cos ऑफ थीटा डॉट प्रोडक्ट में क्यों यूज करते हैं। इसको एक और तरीके से आपको समझा सकता हूं। आप देखिएगा जरा, ये मेरे पास एक वेक्टर है और इसका प्रोजेक्शन आप समझिएगा, ये इसका प्रोजेक्शन है। तो जैसे जैसे मैं इसको इस तरह से लेके आता हूं तो इसका प्रोजेक्शन बढ़ना शुरू हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे मैं इसको ऊपर को लेके जाऊंगा तो इसका प्रोजेक्शन क्या होना शुरू हो जाएगा, खत्म होना शुरू हो जाएगा। तो हमने क्या बोला था कि प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, तो हमने प्रोजेक्शन ऑफ बी, या आप कह सकते हो वेक्टर बी का वो पार्ट लेना है जो हमारे लिए ज्यादा अफेक्टिव है, जो हमारे लिए अफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ बी है वो हमने लेना है। तो अब हम इसको देख सकते हैं कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए हमारे पास कैसे आता है, और इसमें कॉस ऑफ थीटा लगाने की रीजन क्या थी। हमने साइन थीटा या टेन थीटा क्यों नहीं यूज किया, बिकॉज हमारे लिए अफेक्टिव कंपोनेंट जो है वो बी कॉस ऑफ थीटा था। इसी तरह से अगर कभी हमारे लिए अफेक्टिव कंपोनेंट tan ऑफ थीटा होगा या a डॉट बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर tan ऑफ थीटा अफेक्टिव कंपोनेंट होगा तो मे भी हम उसको इस्तेमाल करें, लेकिन अभी के लिए हम अफेक्टिव कंपोनेंट यहां पे cos ऑफ थीटा यूज कर रहे हैं। क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर हम साइन ऑफ थीटा यूज करते हैं, यानी जो भी वेक्टर उसके साथ होगा उस लिहाज से हम उसको लिखते हैं। तो हमने देखा कि हमारे पास a डॉट बी इज इक्वल टू ए प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए आ गया, a डॉट बी जो कि हमारे पास बराबर होता है ए बी कॉस ऑफ थीटा हमारे पास आ जाता है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी कॉस ऑफ थीटा। आप एक और तरीके से भी इसको देख सकते हैं, ये वेक्टर ए हमारे पास है, इस तरह से ये वेक्टर बी है, तो आप वेक्टर ए से भी प्रोजेक्शन ड्रा कर सकते हैं। आप वेक्टर ए से बी प्रोजेक्शन जो है वो वेक्टर बी पे ड्रा कर सकते हैं। तो यहां पे हमारे पास फिर ये क्या होगा, हमारे पास ये एंगल थीटा था इनके दरमियान, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए कॉस ऑफ थीटा, इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा ए साइन ऑफ थीटा। तो इसको कैसे लिखेंगे, बी डॉट ए इज इक्वल टू बी ए कॉस ऑफ थीटा, या इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं कि बी डॉट ए में बी इंटू ए कॉस ऑफ थीटा जो है वो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बी है। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। तो ये चीज आपको न्यूमेरिकल्स के अंदर आपके काम आ सकती है, यानी जब हमने फाइंड करना होगा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए, तो इट मीन आपने ए कॉस ऑफ थीटा फाइंड करना होगा। इसी तरह से जब प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए आपने मालूम करना होगा, तो इसका मतलब बी कॉस ऑफ थीटा आपको मालूम करना होगा। अब जरा एक्सप्लेनेशन इसकी मैंने कर दी है, अब इसकी थोड़ी एग्जाम्पल की जानब जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने 9th क्लास में पढ़ा था, वर्ग के बारे में पढ़ा था कि वर्ग क्या है। तो वर्ग क्या है, बेसिकली द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी। डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। या अगर इसकी मैं मैग्नीट्यूड लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, डी इंटू अफेक्टिव component of force in the direction of distance।
यानी हमारे पास एफ डॉट डी जो कि डॉट प्रोडक्ट था, तो हमारे पास क्या आ गया, डी इंटू अफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ फोर्स। तो आप जरा देखिएगा इसको कि ये मेरे पास एक पत्थर है और एक स्टूडेंट इस पे क्या कर रहा है, एक स्टूडेंट इस पे फोर्स लगा के इसको अपनी जानब खींच रहा है। तो अब हम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि बेसिकली जो एफ डॉट डी में हमारे पास एफ आता है, वो फोर्स जो है वो उसका कौन सा कंपोनेंट हम ले रहे हैं। तो हमारे पास इस फोर्स को मैं इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करता हूं, तो एक कंपोनेंट मेरे पास क्या आ जाएगा, ये तो डिस्प्लेसमेंट है, चलें ये मैं ऐसे लिख दूं जरा, ये हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स को इसके कंपोनेंट बाद में रिजॉल्व करते हैं। तो अगर तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो तो हम सिंपली क्या करते हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में ना हो तो हम फोर्स को उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम फोर्स को उसके कंपोनेंट में यहां पे रिजॉल्व करने वाले हैं। तो मैं फोर्स को जब इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करता हूं तो एक फोर्स का कंपोनेंट आता है एफ कॉस ऑफ थीटा, और इस तरह से एक कंपोनेंट आ जाएगा एफ साइन ऑफ थीटा। तो स्टूडेंट्स यहां पे देखें कि यहां पे हमारे पास कौन सी फोर्स काम में आ रही, क्या ये फोर्स काम में आ रही, क्या एफ साइन ऑफ थीटा हमारे काम में आ रहा है, क्या एफ कॉस ऑफ थीटा हमारे काम में आ रहा है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि हमारा वर्क जो होना है वो किस डायरेक्शन में होना है। यानी डिस्प्लेसमेंट बॉडी ने जब इसने फोर्स लगाई है तो वो फोर्स का कौन सा कंपोनेंट हम यहां पे यूज करने वाले हैं, तो हम यहां पे फोर्स का अफेक्टिव कंपोनेंट यूज करने वाले हैं जो हमारा काम में आ रहा है, और वो है एफ कॉस ऑफ थीटा। क्योंकि बॉडी ऐसे ऊपर को तो नहीं जा रही, तो इसलिए एफ साइन ऑफ थीटा वाला कंपोनेंट हमारे काम में नहीं आ रहा। हमारे पास ये एफ फोर्स काम में नहीं आ रही, हमारे पास कौन सी चीज काम में आ रही है, तो वो है अफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ फोर्स जो कि एफ कॉस ऑफ थीटा है। तो इस तरह से हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम वर्क इज इक्वल टू लिख सकते हैं एफ डी कॉस ऑफ थीटा। यानी हमने ये फोर्स का कौन सा कंपोनेंट लिखा है, अफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ फोर्स लिखा है हमने इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जो मोशन की डायरेक्शन में है वो कंपोनेंट हम यहां पे फोर्स का लिख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने दो वेक्टर्स का डॉट लिया, यानी फोर्स भी वेक्टर थी, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर था, तो हमारे पास प्रोडक्ट किसके बराबर है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरह से एक और एग्जांपल आपको देख सकता हूं, पावर है, तो पावर भी क्या है, अगर हम पावर की बात करें तो पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी। दूसरी एग्जांपल मैं पावर की दे रहा हूं, तो पावर P हमारे पास इज इक्वल टू एफ डॉट वी, यानी फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट भी पावर के बराबर होता है। तो आप देख सकते हैं यहां पे भी दो वेक्टर का हमने डॉट प्रोडक्ट लिया, और वो किसके बराबर आ रहा है, वो एक स्केलर क्वांटिटी के बराबर है। तो पावर एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी जो है वो भी क्या है, वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि वो भी दो वेक्टर्स के दरमियान डॉट है। तो हम दो वेक्टर्स के दरमियान अगर डॉट ले रहे हैं तो रिजल्टिंग क्वांटिटी अगर हमारे पास स्केलर आती है तो इसको बोलते हैं स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम स्केलर और डॉट प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानने वाले हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट में जो सबसे पहली हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानने वाले हैं वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो इसकी है वो हमें क्या बताती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम दो वेक्टर्स जो हमारे पास हैं ए और बी, इनके दरमियान डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। तो हमें पता है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा आता है। थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी। वेक्टर ए एंड दैट इज वेक्टर बी। तो हम वेक्टर बी का यहां पे प्रोजेक्शन ड्रा कर रहे हैं। तो ये हमारे पास बी कॉस ऑफ थीटा होता है, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर ए एंड बी। तो हमने बी कॉस थीटा का वो पार्ट लिया है जो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए है। तो इस तरह से हमारे पास ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा आता है। इसी तरह से
अगर हम वेक्टर ए का प्रोजेक्शन जो है वो वेक्टर बी पे ड्रॉ करें तो हमारे पास क्या आता है, ए कॉस ऑफ थीटा, इसका अफेक्टिव कंपोनेंट हम यूज कर रहे हैं, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर ए एंड बी। तो बी डॉट ए हमारे पास क्या आ जाएगा, बी ए कॉस ऑफ थीटा। तो अगर इनके दरमियान एंगल सेम है, यानी ए डॉट बी, ए बी कॉस ऑफ थीटा में जो एंगल हम यूज कर रहे हैं वो, और बी डॉट ए, बी ए कॉस ऑफ थीटा जो इनका एंगल है वो अगर सेम है, तो इसका मतलब हमारे पास जो वैल्यू ए डॉट बी वेक्टर की आनी है, यानी जो इसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास आनी है, वो बी डॉट ए वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड आनी है वो दोनों बराबर आएंगे। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी डॉट ए वेक्टर होगा, यानी दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड एक दूसरे के क्या आएंगे, बराबर आएंगे। तो अगर दोनों की मैग्नीट्यूड एक दूसरे के बराबर आती है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो स्केलर और डॉट प्रोडक्ट में क्या करती है, होल्ड करती है। इन डॉट प्रोडक्ट of two vector commutative property is hold। तो अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आ रही है उसके बारे में। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 है फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर। तो अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, यानी एक वेक्टर हमारे पास ए है और दूसरा वेक्टर हमारे पास बी है, और ये परपेंडिकुलर है, तो इनके दरमियान एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर इज 0। किस तरह से 0 आता है साबित करते हैं आपको। तो हमारे पास एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर हमारे पास क्या है, बी है। तो ए डॉट बी आपको पता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कॉस ऑफ थीटा, ये हमारे पास आया था डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में रिजल्ट। तो अब हमारे पास जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो इट मीन इनके दरमियान एंगल जो बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री। सो ए बी कॉस ऑफ 90 डिग्री। तो आपको पता होगा कि cos 90 डिग्री कितना होता है, cos 90 0 होता है। तो इसका मतलब ए बी इंटू 0, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर इज 0, या हम ऐसे भी कह सकते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर इज मिनिमम। अब इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर बात करते हैं। इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर, तो यहां पे हम देखते हैं जरा यूनिट वेक्टर के केस के लिए। आपको पता है ये एक्स एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है और ये z एक्सिस होता है। तो x एक्सिस पे i यूनिट वेक्टर होता है, y एक्सिस पे हमारे पास j यूनिट वेक्टर होता है, इस तरह से z एक्सिस पे हमारे पास k यूनिट वेक्टर होता है। तो अब हम देखना ये चाह रहे हैं कि अगर दो वेक्टर जो हैं
वो परपेंडिकुलर है, तो इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या रिजल्ट आता है? तो देखते हैं, हमारे पास आई यूनिट वेक्टर है, डॉट हमारे पास जे यूनिट वेक्टर है। तो अब आई यूनिट वेक्टर जो है, यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड आपको पता है 1 होती है, जे यूनिट वेक्टर है तो इसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होगी? 1 होगी। एंड cos ऑफ थीटा इज द एंगल बिटवीन यूनिट वेक्टर आई एंड जे। अब आई और जे के दरमियान जो हमारे पास एंगल बनेगा कितना है? वो 90 डिग्री है। इस तरह से आई और के दरमियान एंगल कितना बनेगा? वो भी 90 डिग्री है। इस तरह से जे और के दरमियान जो एंगल बनता है वो भी 90 डिग्री ही बन रहा है, यानी तीनों वेक्टर्स का आपस में एक दूसरे के साथ जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री ही बन रहा है। तो इट मीन यहां पे हमारे पास थीटा कितना होगा? थीटा 90 डिग्री होगा। तो आई डॉट जे हमारे पास क्या आने वाला है? cos ऑफ 90 डिग्री, इसकी वैल्यू लगाते हैं तो हमारे पास cos 90 डिग्री 0 होता है, तो 0 मल्टीप्लाई होगा तो सब नंबर को क्या कर देगा? 0 कर देगा। तो इट मीन जो हमारे पास आई डॉट जे आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है? 0 के बराबर आ रहा है। इसी तरह से अगर आई डॉट जे हमारे पास 0 आ रहा है तो अब मैं आई डॉट के या जे डॉट के ये सारे निकाल सकता हूं, तो सबका रिजल्ट हमारे पास क्या आने वाला है? सबका रिजल्ट हमारे पास 0 0 ही आएगा। अब जे डॉट के करता हूं मैं, तो जे डॉट के की सूरत में भी क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो cos 90 होगा। जे यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1, के यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, और cos ऑफ थीटा 90 डिग्री, तो दैट्स वाई इसका रिजल्ट भी हमारे पास क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यानी कि जे डॉट के यूनिट वेक्टर भी हमारे पास क्या आ जाएंगे? वो भी 0 आ जाएगा, और हमारे पास आई डॉट जे का रिजल्ट भी क्या आएगा? 0 आएगा। इसी तरह से जो हम के डॉट आई निकालते हैं तो के डॉट आई के लिए भी देख लेते हैं। तो के यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर ये भी एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो के यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होगी? 1, आई यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1, cos ऑफ थीटा एंगल कितना बनेगा इनके दरमियान? 90 डिग्री, तो 1 इंटू 1 cos ऑफ 90 विच इज इक्वल टू 0। सो फार के यूनिट वेक्टर आई यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 0, यानी ये रिजल्ट भी हमारे पास क्या आ गया? 0 आ गया। ये एमसीक्यूज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज के अंदर अगर हम देखें तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आई डॉट जे क्या होता है? आई डॉट जे 0 के इज इक्वल टू होता है जे डॉट के यूनिट वेक्टर वो भी 0 के यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर वो भी 0 के, यानी इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर भी अगर हम देखें तो परपेंडिकुलर वेक्टर जो है उनका रिजल्ट हमारे पास क्या आता है? 0 ही आता है। तो इससे पहले प्रॉपर्टी हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अब क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी अगर हम ए वेक्टर डॉट बी डॉट सी ले लें तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा? क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है डॉट प्रोडक्ट में कि नहीं? इसका आंसर आप सोचेगा, मैं आगे चल के वीडियो में आपको इसका आंसर करता हूं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की जानब अब हम चलते हैं। तो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो है फॉर पैरेलल एंड एंटी पैरेलल। फॉर पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो अगर हम पैरेलल वेक्टर्स की बात करें, फॉर पैरेलल वेक्टर, अगर दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं तो फिर क्या होगा? इफ टू वेक्टर आर पैरेलल then their dot product is equal to the resultant of their
मैग्नीट्यूड। यानी अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, ये आपस में पैरेलल हैं, तो हम लिखेंगे ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। तो अगर ये पैरेलल वेक्टर हैं तो इनके दरमियान एंगल कितना बनेगा? तो इनके दरमियान एंगल बनेगा 0 डिग्री। सो ए बी कॉस ऑफ 0 डिग्री, हमें पता है कि कॉस 0 डिग्री क्या होता है? 1 होता है। तो इसका मतलब अगर हम डॉट प्रोडक्ट पैरेलल वेक्टर्स का लेंगे तो हमारे पास इसका रिजल्ट क्या आएगा? ये इसकी इन वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड के बराबर आ जाएगा। यानी ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड ए होती है, बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड बी होती है, तो ये उसकी मैग्नीट्यूड के बराबर आ जाता है। तो हम ये भी कह सकते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज मैक्सिमम, यानी हमारे पास इसका मैक्सिमम रिजल्ट आता है। अब हम बात करते हैं फॉर एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो फॉर एंटी पैरेलल वेक्टर्स की बात करते हैं। फॉर एंटी पैरेलल वेक्टर्स, अगर दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल हैं तो ए डॉट बी किसके इज इक्वल टू आएगा? ए बी कॉस ऑफ थीटा। हमें पता है एक वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इनके दरमियान एंगल कितना बनेगा? थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री बनेगा। तो ए बी कॉस ऑफ 180 डिग्री, ए बी कॉस 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? -1, तो माइनस ए बी आ गया। अब हमारे पास ये भी जो डॉट प्रोडक्ट है ये नेगेटिव वैल्यू में हमारे पास मैक्सिमम आया है। इसके लिहाज से एक एमसीक्यूज भी है कि हमारे पास डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम वैल्यू कब देगा। एमसीक्यूज जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डॉट प्रोडक्ट गिव मैक्सिमम वैल्यू ऑप्शन ए है 0 डिग्री, ऑप्शन बी 90 डिग्री, ऑप्शन सी 180 डिग्री। तो अक्सर स्टूडेंट यहां पे क्या कर देते हैं? अक्सर स्टूडेंट यहां पे 0 डिग्री पे टिक कर देते हैं। वो कहते हैं कि 0 डिग्री ए बी कॉस 0, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है तो वहां पे हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर जो है वो क्या बनना चाहिए? बोथ ए एंड सी। आपके माइंड में आएगा वो कैसे? अब देखिए यहां पे जब 0 डिग्री हमने लगाया तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आई है ए बी, लेकिन यहां पे अगर आप गौर करें तो यहां पे भी मैक्सिमम वैल्यू है, मैग्नीट्यूड हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। नेगेटिव साइन इस वजह से है बिकॉज ये एंटी पैरेलल है, तो इसलिए इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड सी, यानी 0 डिग्री और 180 डिग्री पे हमें स्केलर और डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो मैक्सिमम वैल्यू देने वाला है। अब हम बात कर लें कि जो हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी वो होल्ड करती है कि नहीं। तो आप देखिएगा यहां पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को मैं लिखता हूं यहां पे ए डॉट पी डॉट सी हमारे पास आ रहा है। तो आप देखिए जब हम दो वेक्टर्स का डॉट लेते हैं तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा? स्केलर आएगा। और ये हमारे पास क्या है? वेक्टर है। तो हम डॉट किसके दरमियान लेते हैं? मैंने वीडियो के स्टार्ट पे डेफिनेशन में बताया था कि हम डॉट प्रोडक्ट जो है वो दो वेक्टर्स के दरमियान लेते हैं, लेकिन यहां पे हमारे पास क्या है? एक स्केलर आ गया है, एक हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी आ गई है। तो इसलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो स्केलर और डॉट प्रोडक्ट में होल्ड नहीं करती। अगर आपको पेपर में एमसीक्यूज आता है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि एमसीक्यूज के अंदर आता है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड इन डॉट प्रोडक्ट, डज नॉट इन होल्ड डॉट प्रोडक्ट,
या आता है कि डज नॉट एग्जिस्ट, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट एग्जिस्ट। तो सही आंसर इसका यही बनता है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। ना कि आप ये आंसर लगाएं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड। आपके माइंड में फौरन से ये आंसर आया होगा कि डज नॉट होल्ड, तो मैंने बता दिया है तो डज नॉट होल्ड आएगा। लेकिन आप ये लिखें अगर कि डज नॉट, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट एग्जिस्ट, कि डॉट प्रोडक्ट के अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो ये बेस्ट आंसर होगा आपके लिए। अब बात कर लें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बाद अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो क्या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करती है कि नहीं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के लिए ए वेक्टर डॉट बी प्लस सी, तो इसको कैसे लिखेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो स्केलर और डॉट प्रोडक्ट में होल्ड करती है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करती है, बट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट इन स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। तो अब हम इसकी नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके बारे में जानना चाहेंगे। तो फोर प्रॉपर्टी स्केलर और डॉट प्रोडक्ट की है कि सेल्फ प्रोडक्ट। तो सेल्फ प्रोडक्ट क्या है, द सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए is equal to the square of its magnitude. यानी अगर एक वेक्टर हमारे पास ए वेक्टर है, इसी का ही आप क्या लेना चाहते हो, इसका इसी के साथ डॉट लेना चाहते हो, तो हमारे पास क्या होगा, अगर एक वेक्टर ए है इसका इसी के ऊपर आप एक और वेक्टर ए ही लेना चाहते हो, तो हमारे पास क्या आएगा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। हमने डॉट लिया तो ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होगी, ए, बी ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होगी, ए, और cos ऑफ थीटा एंड थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री बिकॉज वेक्टर पैरेलल है। ए और cos ऑफ थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, तो a मल्टीप्लाई ए स्क्वायर हो जाएगा, cos ऑफ 0 1 होता है, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, ए स्क्वायर आ जाता है। यानी सेल्फ प्रोडक्ट अगर हम किसी वेक्टर का लेते हैं तो वो किसके इज इक्वल टू होता है, वो स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, तो उसकी मैग्नीट्यूड जो होती है उसी का आप स्क्वायर ले लो तो उसके बराबर आ जाता है। अब इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर की बात करते हैं। इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर, अब यूनिट वेक्टर के केस में हमें पता है एक्स एक्सिस पे आई यूनिट वेक्टर, वाई एक्सिस पे जे यूनिट वेक्टर और जी एक्सिस पे के यूनिट वेक्टर लेते हैं हम। तो अब अगर मैं ऐसे करूं कि आई यूनिट वेक्टर मेरे पास है, इसका इसी वेक्टर के साथ मैं डॉट प्रोडक्ट लेना चाहता हूं, यानी ये आई यूनिट वेक्टर है, इसके पैरेलल इसका डॉट प्रोडक्ट लेना चाहता हूं, तो आई यूनिट वेक्टर जो है इसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है, आई यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 एंड cos ऑफ थीटा, और थीटा कितना बनेगा 0 डिग्री, तो इट मीन आई डॉट आई यूनिट वेक्टर विच इज इक्वल टू cos ऑफ 0 1, तो 1 की इज इक्वल टू आ जाएगा, यानी आई यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 1 होगा। यानी अगर एक वेक्टर का आप डॉट ले रहे हो, यूनिट वेक्टर आई का आई के साथ डॉट ले रहे हो, तो वो किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। इसी तरह से अगर मैं जे यूनिट वेक्टर के साथ जे यूनिट वेक्टर का ही डॉट लेता हूं, यानी मैं सेल्फ प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर, तो जे यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1, जे यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1, cos ऑफ 0 डिग्री इनके दरमियान एंगल बनेगा बिकॉज ये पैरेलल है, तो 1 cos ऑफ 0 1 होता है। तो इस तरह से जे यूनिट वेक्टर भी हमारे पास जे यूनिट वेक्टर के साथ जब उसका डॉट लिया तो वो किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर ही आएगा। इसी तरह से अगर के यूनिट वेक्टर को हम देखें, के यूनिट वेक्टर का के यूनिट वेक्टर के साथ डॉट लेते हैं,
तो हमारे पास के यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1, के यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 और cos ऑफ थीटा 0 डिग्री बनेगा। तो हमारे पास 1 × 1 cos ऑफ 0 1। तो हमारे पास के यूनिट वेक्टर जो होगा उसका डॉट के यूनिट वेक्टर के साथ ही ले रहे हैं, तो वो भी किसके बराबर आ रहा है, 1 के बराबर है। तो ये भी एमसीक्यूज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप i डॉट आई यूनिट वेक्टर लो, j डॉट जे यूनिट वेक्टर लो, k डॉट के यूनिट वेक्टर लो, तो आपके पास किसके बराबर आता है, तो आपका आंसर 1 के बराबर ही आता है। तो ये था सेल्फ प्रोडक्ट इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर। तो अब मैं एक एमसीक्यूज आपको और करवाना चाहूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि अगर आपके पास एक वेक्टर दिया उसने -2i प्लस 3j प्लस k यूनिट वेक्टर है, और दूसरा वेक्टर आपके पास है i यूनिट वेक्टर प्लस 2j यूनिट वेक्टर -4k यूनिट वेक्टर। तो आपने मुझे यह बताना है कि क्या ये वेक्टर परपेंडिकुलर है या ये वेक्टर पैरेलल है। तो आई थिंक आप ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि हमें तो इनके बारे में नहीं पता चल रहा कि ये वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है या पैरेलल है, तो हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे या कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन मैं बगैर इसके ग्राफ ड्रा किए आपको इसका आंसर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट की 5वीं प्रॉपर्टी जो है उसको डिस्कस करना चाहूंगा। तो स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की हम बात कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास एक वेक्टर ए है जिससे कंपोनेंट ax i यूनिट वेक्टर, ay j यूनिट वेक्टर और az k यूनिट वेक्टर है। इसी तरह से हमारे पास दूसरा वेक्टर b है जिसके कंपोनेंट है bx i यूनिट वेक्टर, by j यूनिट वेक्टर, bz k यूनिट वेक्टर है। तो अब हमने इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर लिखूंगा और अब इनके जो वैल्यूज हैं उनको लिखूंगा ax i यूनिट वेक्टर प्लस ay j यूनिट वेक्टर प्लस az k यूनिट वेक्टर, और इनके दरमियान अब मैं डॉट लगाता हूं और b वेक्टर जो है उसके कंपोनेंट लिखता हूं bx i यूनिट वेक्टर, by j यूनिट वेक्टर, bz k यूनिट वेक्टर हमारे पास आ गया। तो अब हमें पता है मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है कि आपने इस वैल्यू को इससे भी मल्टीप्लाई करना है, इससे भी, यानी जो ax i यूनिट वेक्टर है इसको आपने b वेक्टर के जो कंपोनेंट है उन सब से आपने मल्टीप्लाई करना है। फिर उसके बाद ay j को आपने इन सब से मल्टीप्लाई करना है, फिर az k को आपने मल्टीप्लाई करना है। तो ये इसका रफ में काम होगा, ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं आपको करवाता हूं और इसका जो आंसर है वो मैं यहां पे लिखूंगा। अब देखिएगा जरा, a वेक्टर डॉट b वेक्टर, मैं फिर से इनकी जो कंपोनेंट है उनकी वैल्यूज लिखता हूं यहां पे ax i यूनिट वेक्टर, ay j यूनिट वेक्टर, az k यूनिट वेक्टर, डॉट b वेक्टर के कंपोनेंट लिखने लगा हूं अब bx i यूनिट वेक्टर, by j यूनिट वेक्टर एंड bz k यूनिट वेक्टर हमारे पास है। तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू, अब ax i यूनिट वेक्टर को मैं इन तीनों से मल्टीप्लाई करूंगा। अब देखिएगा जरा, ax bx और i यूनिट वेक्टर डॉट i यूनिट वेक्टर हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह से अब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने लगा हूं ax by i यूनिट वेक्टर डॉट j यूनिट वेक्टर आ गया। इस तरह से अब मैं z कंपोनेंट ऑफ b जो है वेक्टर का उसके साथ मल्टीप्लाई करने लगा हूं, तो ये आ जाएगा ax bz i यूनिट वेक्टर और डॉट k यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इसको मल्टीप्लाई करना है, जरा देखिएगा ay bx
जे डॉट आई यूनिट वेक्टर आ जाएगा। इस तरह से ए वाई को मैंने मल्टीप्लाई करना है ए वाई बी वाई और जे डॉट जे हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास ए वाई जे अब बी जी के से मल्टीप्लाई होगा, तो अब देखिएगा ए वाई बी जी जे यूनिट वेक्टर डॉट के यूनिट वेक्टर। अब मैंने मल्टीप्लाई करना है ए जी के यूनिट वेक्टर को बी वेक्टर के जो कंपोनेंट सारे हैं उनके साथ करना है। तो हमारे पास आएगा ए जी बी एक्स और ये हमारे पास आ जाएगा के यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर आ जाएगा प्लस। अब हमारे पास क्या आएगा, अब हमारे पास ए जी के यूनिट वेक्टर को मैं बी वाई जे यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करने लगा हूं, तो ए जी बी वाई के यूनिट वेक्टर डॉट जे यूनिट वेक्टर हमारे पास आ गया। इसी तरह से अब मैं ए जी के यूनिट वेक्टर को बी जी के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करने लगा हूं, तो ए जी हमारे पास बी जी और के यूनिट वेक्टर डॉट के यूनिट वेक्टर हमारे पास आ जाएगा। अब हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास आई डॉट आई यूनिट वेक्टर था वो किसके बराबर था, जे डॉट जे यूनिट वेक्टर किसके बराबर था, के डॉट के यूनिट वेक्टर हमारा किसके बराबर था। हमने पढ़ा था कि ये 1 1 1 के बराबर थे, और जब हमने आई डॉट जे यूनिट वेक्टर लिया था तो वो किसके बराबर आया था, वो 0 के बराबर आया था। इस तरह से हमने जे डॉट के यूनिट वेक्टर लिया था वो भी 0 के बराबर था। इस तरह से हमने के डॉट आई यूनिट वेक्टर लिया था वो भी किसके बराबर था, 0 के बराबर था। यानी कि हमारे पास आई यूनिट वेक्टर 1 के बराबर था, जे डॉट जे यूनिट वेक्टर 1 के बराबर था, के वेक्टर यूनिट वेक्टर डॉट के यूनिट वेक्टर 1 के बराबर था। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर आपके पास वही यूनिट वेक्टर आ रहा है, यानी आई के साथ आई, जे के साथ जे, के साथ के, तो 1 1 के बराबर होगा। अगर आई के साथ जे आ रहा है, जे के साथ के आ रहा है, के साथ आई आ रहा है, तो वो 0 के बराबर होगा। अब इन टर्म्स को आप देखें जरा, गौर से देखिएगा जरा कि हमारे पास यहां पे आई डॉट आई आ रहा है इस टर्म के अंदर, इसी तरह से हमारे पास और आ रहा है जी जे डॉट जे इस टर्म्स के अंदर आ रहा है, इसी तरह से के डॉट के हमारे पास इस टर्म के अंदर आ रहा है। इसके अलावा बाकी टर्म्स में आप देखें तो आई डॉट जे किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, आई डॉट के 0, जे डॉट आई 0 होगा, और इसके बाद जे डॉट के 0 हो जाएगा, के डॉट आई हमारे पास 0 हो जाएगा और के डॉट जे 0 हो जाएगा। तो बाकी हम लिख लेते हैं, यानी जो अब 0 होने वाली उनके ऊपर मैं जरा क्रॉस लगा देता हूं, आपको आसानी रहे याद रखने में। जरा देखिएगा, ये मैंने क्रॉस लगा दी उनके ऊपर, तो ये हमारे पास 0 रिजल्ट है जो उनके क्रॉस लगा दिए मैंने। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर आ गया हमारे पास, ए एक्स बी एक्स, क्योंकि आई डॉट आई क्या होता है, 1 होता है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ए वाई बी वाई, जे डॉट जेड क्या होगा, 1 होगा, प्लस ए जी बी जी और के डॉट के क्या होगा, 1 होगा। तो इस तरह से हमने डॉट प्रोडक्ट की मल्टीप्लिकेशन करके देख ली, तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी हमारे पास आ गया है। यानी अगर आप देखें यहां पे, तो हम सिंपली इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको इसके साथ जस्ट लाइक इसको सबको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास रिजल्ट जो आया है वो क्या आ गया भला, वो लिख देता हूं यहां पे, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी हमारे पास आ गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमारे पास ये आ गया। अब जरा देखिएगा इसके जो हमारे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी के बराबर आ गया है। तो अब इन वेक्टर्स के दरमियान मैं आपको एंगल फाइंड करके दिखाता हूं कि आपने एंगल कैसे फाइंड करना है, और इस एमसीक्यूज का आंसर भी करता हूं। तो अब हम देखते हैं कि दो वेक्टर्स के दरमियान जो डिटर्मिनेशन ऑफ एंगल करनी है वो किस तरह से आपने करनी है। तो हमारे पास एक वेक्टर ए था और दूसरा वेक्टर बी था, और इसको हमने लिखा
कि ये रिजल्ट हमारे पास दो वेक्टर्स का अगर हम डॉट लें तो वो आता है हमारे पास ए बी कॉस ऑफ थीटा के बराबर आता है। अब हम वापस इस प्रॉपर्टी पे आते हैं, जरा देखिएगा इसमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखा हुआ मैंने, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर आ रहा है, वो आ रहा है ए बी कॉस ऑफ थीटा के बराबर आ रहा है। नेक्स्ट रिजल्ट मैं वैसे लिखता हूं ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी हमारे पास आ गया। अब अगर आपने कॉस ऑफ थीटा मालूम करना हो तो हम क्या लिखेंगे, ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी डिवाइडेड बाय ए वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड ए थी और बी वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड बी थी, जो इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रही है, इसको इस साइड पे मैं डिवाइड कर देता हूं। अगर आपने थीटा फाइंड करना हो तो थीटा हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं, कॉस इधर जाके क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स हो जाएगा। तो इस तरह से हम डायरेक्शन बी फाइंड आउट कर सकते हैं। ए जी बी जी डिवाइड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा ए बी। तो अब हम अपने एमसीक्यूज की जानब वापस आते हैं। तो जरा देखिएगा हमारे पास एमसीक्यूज क्या आता है, अगर एक वेक्टर आपके पास ये है और दूसरा वेक्टर आपके पास ये है, तो आपने फाइंड ये करना है कि इनके दरमियान एंगल कितना बन रहा है। तो देखते हैं, मैं इनका क्या लेता हूं, इन वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड ले लेता हूं, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमारे पास, और मैं लिख देता हूं -2i प्लस 3j प्लस के यूनिट वेक्टर, सॉरी ये माइनस है, यहां पे डॉट आपने लेना है बी वेक्टर का जो कि आई यूनिट वेक्टर है, प्लस 2j यूनिट वेक्टर है, -4 के यूनिट वेक्टर है। तो अब आपको बताया था यहां पे प्रॉपर्टी नंबर 5 के अंदर कि आपने जब इनको मल्टीप्लाई करना है तो आपने ए एक्स जो है आई यूनिट वेक्टर को इसके साथ भी इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। लेकिन रिजल्ट जब हमने निकाल लिया था तो हमने देखा था कि आई यूनिट वेक्टर का आई यूनिट वेक्टर के साथ डॉट लेते हैं तो 1 आता है, तो इसलिए ए एक्स बी एक्स और ए वाई बी वाई ए जी बी जी हम सीधा लिख सकते हैं। तो यहां पे मैं इस तरह से करना चाहूंगा, तो माइनस जब हम 2i यूनिट वेक्टर है और यहां पे i यूनिट वेक्टर है तो i डॉट आई यूनिट वेक्टर 1 हो जाएगा, तो यहां पे हमारे पास -2 आ जाएगा। 3j यूनिट वेक्टर को जब इसके साथ करेंगे आप तो 3 टू द 6 हमारे पास हो जाएगा और j डॉट j यूनिट वेक्टर 1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हमारे पास होगा, और जब हम 1 यानी कि यहाँ पे 1 है तो 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, और k यूनिट वेक्टर डॉट के यूनिट वेक्टर हमारे पास 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो -6 हो गया प्लस 6, जो कि रिजल्ट हमें क्या दे रहा है 0। और आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट के केस में 0 रिजल्ट कब आया था, इसी वीडियो को आप यहां पे पास करके थोड़ा इस वीडियो को पीछे लेके जाएं तो देन आपको पता लगेगा कि फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए हमने बात की थी कि जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो तब हमारे पास उनका डॉट प्रोडक्ट जो था वो किसके इज इक्वल टू आ रहा था, तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो था वो 0 के इज इक्वल टू आ रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर जो होगा वो कितने डिग्री बनेगा, इन दो वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल है वो कितना बनेगा, वो 90 डिग्री बनेगा। तो हमें पता चल गया कि ये वेक्टर क्या है, ये दोनों वेक्टर आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं। तो एक और चीज मैं आपको जरा बता दूं कि हमारे पास जब हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर में ए बी कॉस ऑफ थीटा रिजल्ट आता है, जो कि हमारे पास मैग्नीट्यूड थी ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड ए, बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड बी, और कॉस ऑफ थीटा जो कि इनके दरमियान कोसाइन ऑफ एंगल बन रहा था वो था। और यहाँ पे ये चीज है कि आप देख सकते हैं अगर हमारे पास ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड 0 हो जाए तो हमारे पास रिजल्ट क्या हो जाएगा, सारा 0 हो जाएगा। बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड 0 हो जाए, सारा रिजल्ट 0 हो जाएगा। लेकिन अगर ए और बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड 0 ना हो तब भी रिजल्ट 0 हो सकता है, और वो सूरत हाल क्या है, वो सूरत हाल ये है जब दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल 90 डिग्री बनेगा तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, हमारे पास रिजल्ट जो इनका आएगा वो 0 के बराबर आएगा, यानी कि इसकी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी, वेक्टर ए डॉट बी यानी दो वेक्टर्स का ले रहे हैं वो हमें 0 रिजल्ट देगा। और प्रोजेक्शन हम जब ले रहे होते हैं वेक्टर ए का ले रहे हैं या वेक्टर बी का, तो हमने अफेक्टिव कंपोनेंट हमने यूज करना होता है, और फॉर पैरेलल के लिए मैक्सिमम होता है बिकॉज वहां पे प्रोजेक्शन हमें मैक्सिमम मिल रहा होता है। तो जैसे जैसे वेक्टर की
डायरेक्शन आप अपवर्ड करते जाएंगे तो वैसे वैसे उसका प्रोजेक्शन खत्म होता जाएगा। ऐसा ऐसे एक पॉइंट है कि जब उसका प्रोजेक्शन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो इसीलिए हम स्केलर और डॉट प्रोडक्ट के अंदर हम कॉस ऑफ थीटा यूज करते हैं। तो आज के लिए इतने, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज।